नमस्कार दोस्तों, 17 यूनिट 17 मैराथन वाली अपने इस सेशन के आज 14वें पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और 14वां जो हमारा मैराथन सेशन होने जा रहा है वो है सिंक्रोनस मोटर का। यानी कि हम लगातार आपको हर यूनिट का मैराथन दे रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अपने सिंक्रोनस जनरेटर तक, सिंक्रोनस मोटर तक। और इसके बाद जो हमारी मैराथन चलेगी वो अल्टरनेटर पर होगी, है ना। तो सिंक्रोनस मोटर को सीखने के लिए, सिंक्रोनस मोटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हो जाइए। मैराथन सेशन हमारा लगातार चलेगा, नॉन स्टॉप मैराथन सेशन है। इसमें टोटल 50 सवाल हैं, लेकिन अपने आप में देखा जाए तो वो 100+ सवाल को कवर करेंगे हम, है ना। थ्योरी को भी साथ में कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से। तो उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके सॉल्व करूंगा और साथ ही उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर दूंगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ऑफिशियल टेलीग्राम है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी हम अपने नोट्स हो या PDF हो उसको शेयर करते रहते हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे ऐसे जो चहेते छात्र हैं, जो हमारे ऐसे दोस्त मित्र भाई हैं जो हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी करते हैं और हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से हमें मानते हैं, तो उनके लिए दोस्तों हमारी ओर से लव यू। और दिल से दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। इस सेशन को शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा। हर सवाल को बड़े ही इत्मीनान के साथ हम समझेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो उसका जो आंसर है आप आसानी से कर सकें। पहला जो सवाल है देखिएगा, ये बोल रहा है कि तुल्यकालिक मोटर को किस शक्ति गुणांक पर चलाया जा सकता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या इसे इकाई शक्ति गुणांक पर या पश्चगामी शक्ति गुणांक पर या अग्रगामी शक्ति गुणांक पर या फिर उपरोक्त सभी। जो हमारा ये मैराथन सेशन चल रहा है इसमें हम इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे हम कि अगर कोई एक ऐसा छात्र है जो ITI भी कर रहा है, जिसको नहीं पता सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, वो भी हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सके, वो भी इन सवालों का आंसर समझ सके, है ना। यानी कि 0 लेवल से लेकर के हम चलेंगे और मैक्सिमम टॉप लेवल तक लेकर के पहुंचेंगे। तो देखिए, जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये अलग अलग एक्साइटेशन पर काम करता है और एक्साइटेशन ही ये डिपेंड करता है कि आपका सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, है ना। तो ये इकाई पावर फैक्टर पे भी काम करती है, पश्चगामी पे भी काम करती है, अग्रगामी पे भी काम करती है। यानी कि फाइनल तीनों जो इसके ऑप्शंस हैं वो सही है, ठीक है। सेकेंड नंबर का सवाल देखिएगा कि तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के कहलाती है। यानी कि अगर इसके रोटर में जो फील्ड लपेटी गई है, फील्ड वाइंडिंग जो करी गई है, उस पर अगर हम सप्लाई अलग से ना दे, है ना, एक्साइटेशन ना दे जो DC सप्लाई देते हैं, तो ये मोटर किस प्रकार की मोटर कहलाएगी। क्या हम इसको रिपल्सन मोटर कहेंगे, क्या रिएक्टेंस कहेंगे, या सार्वभौमिक या फिर AC का श्रेणी मोटर कहलाएगी हमारी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक मोटर कही जाती है ना। सार्वभौमिक मोटर याद रखिएगा, ये AC और DC दोनों सप्लाई पे काम करती है ना। AC और DC दोनों सप्लाई पर काम करने वाली सिर्फ एक ही मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे काम करती है। अगर दक्षता की बात करी जाए तो DC सप्लाई में ये अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करती है ना, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करती है। वहीं पर सवाल नंबर तीसरा है कि तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर किस पैरामीटर पर निर्भर करती है। यूं समझिए कि आपको एग्जाम में 45 सेकेंड, है ना, 45 सेकेंड का आपको टाइम मिला हुआ है। और ये सवाल ऐसा आप सोचिए कि आपके एग्जाम में आया है, आप एग्जाम देने बैठे हैं, है ना। तो आपको 45 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व करिए। तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम पावर
किस पैरामीटर पर निर्भर करता है ना, यानी कि मैक्सिमम पावर अगर आपको जनरेट कराना है तो किस पैरामीटर पर यह डिपेंड करेगा। केवल सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई वोल्टेज पे तो डिपेंड करती है, लेकिन केवल सप्लाई वोल्टेज पर नहीं। कपलिंग एंगल पे, तो ये बिल्कुल कपलिंग एंगल पे डिपेंड करती है ना, कपलिंग एंगल पर डिपेंड करती है, और रोटर के एक्साइटेशन पर भी डिपेंड करती है ना, अलग अलग एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करती है कि अलग अलग एक्साइटेशन पर अलग अलग पावर आपको मोटर में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही सही होगा कि सप्लाई वोल्टेज, कपलिंग एंगल और रोटर उत्तेजन, तीनों पैरामीटर, ये तीनों फैक्टर जो है इन तीनों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है माय दोस्त, देखिएगा सवालों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये टोटल सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना। इसलिए आप भी नोटबुक के साथ देखिएगा, रफ कॉपी लेकर के हमेशा देखा करिएगा, है ना। अभी आगामी आपका बिहार विद्युत विभाग में जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं है, हो सकता है कि लास्ट दिसंबर में या फिर 1 जनवरी में आपका एग्ज़ाम जो है, नया साल में एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है। तो उसी को अपना टारगेट मानते हुए सिंक्रोनस मोटर को समझिएगा। सवाल चौथा है कि यदि सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा में, है ना, अंडर उत्तेजन यानी कि अंडर एक्साइटेशन की दशा पर चलाया जाए तब शक्ति गुणांक होगा। यानी कि पावर फैक्टर जो है ये एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। हमने इसको पहले ही सवाल में देख लिया, समझ लिया कि पावर फैक्टर एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर अंडर एक्साइटेशन की दशा है तब किस प्रकार का पावर फैक्टर होगा। इस केस में ये होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग पर, है ना, जो इसकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग पर जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है इसका मान कम होता है वोल्टेज से। किससे? टर्मिनल वोल्टेज से, है ना। इस केस में जो पावर फैक्टर होती है उसको हम कहते हैं लैगिंग नेचर का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैगिंग, है ना। तो आंसर आपका क्या होगा? लैगिंग होगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे, ये भी पूछ सकता है अगर बैक ईएमएफ का मान कम है टर्मिनल वोल्टेज से तो फिर मोटर का पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक कैसा होगा, तो आपको बताना होगा कि लैगिंग नेचर का होगा, है ना। कैसा होगा मेरे भाई? लैगिंग नेचर का होगा, ठीक है। सवाल है 5वां कि यदि किसी तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब यह किस प्रकार चलेगी, किस प्रकार से काम करेगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में भी हम फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं और रोटर में भी फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है, जो प्रेरण मोटर होती है, उसके रोटर वाइंडिंग पर, रोटर पर पोल्स होते हैं, उस पर वाइंडिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके क्षेत्र वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया? रोटर की वाइंडिंग, है ना। क्षेत्र वाइंडिंग का मतलब आपको क्या समझ जाना है कि रोटर की वाइंडिंग, रोटर की वाइंडिंग को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा? याद रखना, ये एक इंडक्शन मोटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंडक्शन मोटर। क्योंकि एक शॉर्ट, देखिए इस प्रकार से आपका इंडक्शन मोटर का रोटर होता है, ऐसे रोटर होता है, ये एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट है ना। ये किसके द्वारा शॉर्ट है? ये जो है ये एंड रिंग है, एंड रिंग के द्वारा सारे कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट हैं। यही बोल रहा है ना, यदि फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यह प्रेरण मोटर की भांति काम करेगी। अब ऑप्शन देखिए, स्टार्ट नहीं होगी, नहीं, स्टार्ट तो हो जाएगी, एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट हो गई और लगातार चलती रहेगी, ठीक है। एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक तुल्यकालिक मोटर की तरह व्यवहार करेगी। हाँ, ये ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी लेकिन स्टार्ट प्रेरण मोटर की तरह होगी, क्योंकि हमने फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया है मेरे भाई? शॉर्ट कर दिया है ना। फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है। अभी जैसे ही आपका ये 17 यूनिट 17 मैराथन वाली हमारी सेशन, टोटल 17 के 17 मैराथन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम अपने चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का
पूरा थ्योरी हम कवर कराएंगे। जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक है, जो टोटल सिलेबस है ना, उस सिलेबस को हम कवर कराएंगे। उसका थ्योरी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर देना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, हमारे साथ जुड़ करके आप अपने तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। और सवाल नंबर 6 को भी ध्यान दीजिएगा कि एक तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? अवमंदक वाइंडिंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। डैम्पिंग वाइंडिंग का उपयोग सिंक्रोनस मोटर में किस काम के लिए किया जाता है? अपने भाषा में कहें तो ये आपसे बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ना आप इस अवमंदक वाइंडिंग को समझिएगा। ये रही आपकी स्टेटर, ये मोटर की स्टेटर है और ये है पोल। पोल का ये जो पोल फेस वाला सिरा आपको दिख रहा है ना, पोल का जो पोल फेस वाला सिरा दिख रहा है आपको, ये देखिए इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से कंडक्टर्स रखा हुआ है। ये जो कंडक्टर है ना, यही है हमारी डैम्पर वाइंडिंग। ये हमारी क्या है? डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर मोटर में स्थापित किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पोल शू पर। कहां पर? पोल शू पर इसकी स्थापना की जाती है ना, पोल शू पर स्थापित की जाती है। अब आइए समझते हैं कि पोल शू पर स्थापित करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? भंवर धारा को कम करना। क्या यह भंवर धारा को कम कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए, हाँ बात तो सही है, लेकिन केवल बलाघूर्ण प्राप्त नहीं करने के लिए, नॉइस कम करने के लिए। इससे ना नॉइस कभी कम नहीं होती। मोटर अगर आपका है तो हिस्टैरिसीस मोटर को छोड़ करके और कोई सा भी ऐसा मोटर आज तक बना नहीं। एक शायद तक ये आपका सिंगल फेज का जो शेडेड पोल मोटर होता है ना, ये भी आवाज़ नहीं करती है। बस 2 ही ऐसे मोटर हैं जो आवाज़ नहीं करते, बाकी सभी आवाज़ करते हैं। हंटिंग से बचाने के लिए, बिल्कुल हंटिंग से बचाने के लिए, है ना। हंटिंग से डैम्पर क्या करता है? बचाता है। कैसे बचाता है? जैसे कि सिंक्रोनस मोटर में लोड अगर परिवर्तन होता है, तो लोड के परिवर्तन होने से जो रोटर है ना मेरे भाई, ये रोटर में आपको झटके देखने को मिलेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि 100 न्यूटन का बल अगर रोटर पर लगा है, अगर वो अचानक से कम हो जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और जब मोटर की स्पीड बढ़ती है ना, तो एकाएक खटाक से बढ़ती है, तो रोटर झटके से आगे, झटके के साथ और स्पीड पकड़ती है। तो ये जो झटका है, इसको हम अपने भाषा में हंटिंग, टेक्निकल भाषा में हंटिंग कहते हैं। तो इससे ये बचाता है। और प्रारंभिक बलाघूर्ण मतलब कि ये एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट भी मोटर को करती है ना। तो डैम्पर वाइंडिंग का बहुत बड़ा रोल है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, और इसको आपको समझना होगा ढंग से। क्लियर? तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित बैक ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है? बताइए मेरे भाई। बहुत आसान सवाल है कि स्टेटर में जो बैक ईएमएफ प्रेरित हो रही है, ये जो बैक ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ को ईबी से लिखा जाता है। ये किस बात पर निर्भर करता है? किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखिएगा, जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, रोटर पे जो वाइंडिंग लपेटी गई है, उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग, है ना। उसको हम क्या नाम देते हैं? रोटर का फील्ड वाइंडिंग। ये जो रोटर की फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को हम क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शुद्ध डीसी सप्लाई की, है ना। शुद्ध डीसी सप्लाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो शुद्ध डीसी है ना, इस डीसी का मान कम करके, ज़्यादा करके हम एक्साइटेशन करते हैं, एक्साइट करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, और उसी एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है कि मोटर का जो स्टेटर है उसमें बैक ईएमएफ कितना पैदा होगा। अगर ये डीसी सप्लाई का मान कम है तो स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ का मान कम होगा। अगर ये डीसी सप्लाई ज़्यादा है तो स्टेटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा।
तो ये क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट है दोनों, ठीक है ना। देखिए, और साथ ही रोटर की गति पे, रोटर किस स्पीड से गति कर रही है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पहला ही हमारे पास है कि रोटर एक्साइटेशन और रोटर गति पर। ऑप्शन सी में कह रहा है कपलिंग एंगल। कपलिंग एंगल पे डिपेंड नहीं करता, कपलिंग एंगल पे डिपेंड ये नहीं करता है, ये ओनली एक्साइटेशन और रोटर की गति पे डिपेंड करता है ना। रोटर पे कितना गति है उस पे भी ये डिपेंड करता है बैक ईएमएफ। क्लियर है? चलिए, सवाल अगला आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा सवाल। तुल्यकालिक मोटर के, क्या कह रहा है सवाल, तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणांक किस प्रकार का होता है ना। अति उत्तेजन का मतलब क्या हो गया, ओवर एक्साइटेशन, है ना। इसका मतलब हो गया ओवर एक्साइटेशन के केस में शक्ति गुणांक किस प्रकार का होता है। मैं आपको एक ही सवाल, मतलब इसी सवाल में सभी एक्साइटेशन को लिख देता हूं। देखिए, पहला तो देखिएगा ओवर एक्साइटेशन, है ना, फिर है अंडर एक्साइटेशन। तीन प्रकार का एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन, और एक है लेवल एक्साइटेशन, है ना, लेवल एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है कि जो बैक ईएमएफ का मान होता है ये ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। अंडर एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ का मान कम होता है टर्मिनल वोल्टेज से, और लेवल एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक बराबर होते हैं, है ना। अब इस केस में आपसे पूछेगा पावर फैक्टर के बारे में, जो कि सवाल भी कई बार पूछ रहा है। तो ओवर एक्साइटेशन में अग्रगामी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग। अंडर एक्साइटेशन में पश्चगामी, और लेवल एक्साइटेशन में इकाई। क्या होगा, लेवल एक्साइटेशन में इकाई। अब देखिए, यहां पर आपसे सवाल अति उत्तेजन यानी कि ओवर एक्साइटेशन के बारे में पूछा है, तो क्या होगा आंसर, अग्रगामी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब इस पे देखिए, टोटल 6 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, टोटल 6 सवाल, है ना। 3 सवाल इसके और 3 सवाल इसके बन सकते हैं, और बनते भी हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको भी सवाल देखने को मिलेंगे, आप खुद देखिएगा। फिलहाल अभी सवाल क्या कह रहा है आपसे 9th नंबर का, कि एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपकरणों में निम्नलिखित किस कारणों के कारण उपयोगी होते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, किस कारण से होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है कि यह पूरे संस्थान का शक्ति गुणक बढ़ाती है, यानी कि एक जो औद्योगिक है ना, पूरे औद्योगिक, पूरे कंपनी भर का ये पावर फैक्टर को सुधार सकती है। क्या ऐसा करने में ये कैपेबल है, तो ये बिल्कुल कैपेबल है। यदि मुख्य सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे, मुख्य सप्लाई का मतलब कि जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है ना, ये हमारी मेन सप्लाई होगी। अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तब यह सभी लोड पर स्पीड स्थिर रहती है। अगर ये मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई आ रही है, अगर ये आवृत्ति स्थिर है तो सभी लोड पर, चाहे कोई भी लोड हो, सभी लोड पर इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही रहती है, इसीलिए इसका नाम भी सिंक्रोनस मोटर है। ये भी सही है। अधिक दक्षता पर काम करती है, बिल्कुल अधिक दक्षता पे काम करती है, और बचत के लिए इसे इकाई शक्ति गुणांक पर नियंत्रित करके चलाया जा सकता है। हाँ, चलाया जा सकता है, यानी कि जब इकाई पावर फैक्टर पे ये चलेगी, ये क्या कह रहा है, इकाई शक्ति गुणांक। जब इकाई शक्ति गुणांक पर आपकी सिंक्रोनस मोटर चलती है, तब यह लगभग, है ना, तब ये लगभग निम्न पावर खपत कराती है ना, यानी कि जो पावर लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसकी जो दक्षता है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये बात भी सही हो गई। फाइनली ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा।
अभी आपका रेलवे में ALP का CBT 2 होने वाला है। CBT 2 में जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है ना, उसमें से एक पार्ट जो होता है उसमें से आपका ITI का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी भी आती है ना। बेशक वहाँ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जा करके आप उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, रेलवे के पर्पज से भी, रेलवे के एग्जाम के उद्देश्य से भी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं आगे। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा आर्मेचर करंट, है ना, आर्मेचर करंट अधिक मात्रा में ली जाएगी किस कंडीशन में? जब केवल अधिक उत्तेजन होगा, यानी कि ओवर एक्साइटेशन, है ना, ओवर एक्साइटेशन के केस में, या केवल निम्न एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन के केस में, या ए व बी दोनों। तो ध्यान रखना, जब जब बैक EMF अधिक होता है टर्मिनल वोल्टेज से, और जब बैक EMF कम होता है टर्मिनल वोल्टेज से, है ना, इन दोनों के केस में आर्मेचर करंट का मान अधिक रहता है, दोनों के केस में, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों के केस में, दोनों केस का मतलब दोनों एक्साइटेशन में, निम्न एक्साइटेशन और उच्च एक्साइटेशन, दोनों पर मोटर के द्वारा जो आर्मेचर करंट का मान होता है ना, वो अधिक होता है ना। मोटर जो है आर्मेचर करंट अधिक मात्रा में लेगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर आप कहेंगे सर कम किस में होगी? तो कम लेवल एक्साइटेशन में होगा, लेवल एक्साइटेशन में कम होता है ना। एक और आसान सा सवाल है कि 10 ध्रुवों वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति होगी जबकि स्रोत आवृत्ति 50 हर्ट्ज है ना। स्रोत आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, हम सबको पता है, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होती है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। इसी फॉर्मूला से ही आप देख लीजिए, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बताई जा रही है, पोल कितना है 10, है ना। 10 पचे 50 हो गया, ये 5, 12 पंचे 60, 600 RPM, कितना हो गया 600 RPM। वैसे भी आप देख सकते हैं 2 पोल के लिए होता है आपका 3000 RPM, और 4 पोल के लिए होती है 1500 RPM, है ना, 1500 RPM, और 6 पोल के लिए 1000 RPM। वहीं पर 8 पोल के लिए 750 RPM, है ना, 750 RPM, और 10 पोल के लिए हो जाती है आपकी 600 RPM, है ना। तो इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूला से ये सब आता है। बस हमें पता है चीज़ें कि 2 पोल में कितनी होगी स्पीड, 4 पोल में, 6 पोल में, 8 पोल में, 10 पोल में, सो हमने फटाफट कर दिया। आप भी फटाफट कर सकते हैं, बस इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, है ना। जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है, उनको तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से पता है, और जो ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता, वो भी देख सकते हैं अपना कि किस तरीके से मोटर का हम RPM निकालते हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 12, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव किस गति पर घूर्णन करती है? तुल्यकालिक मोटर सदैव किस गति पर घूर्णन करती है? क्या ये तुल्यकालिक गति से कम? अगर ये तुल्यकालिक गति से कम पर घूर्णन करती तो हम इसको नाम क्या देते? प्रेरण मोटर का नाम हम देते। तुल्यकालिक गति से अधिक गति पर यह गति करेगी या तुल्यकालिक गति पर गति करेगी, तो ये तुल्यकालिक गति पे ही गति करेगी। तुल्यकालिक गति का मतलब क्या है? इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की गति, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की गति। यानी कि जो हम मोटर को स्टार्ट होने के लिए इसके स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं ना 3 फेज की, तो 3 फेज के द्वारा जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितने RPM पे घूमेगा, 1 मिनट में
कितने चक्कर लगाएगा, वो बात किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और अपोजिट में पोल पे डिपेंड करती है। यानी कि पोल जितना कम रहेगी उतना ज़्यादा वो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगी, पोल जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही कम स्पीड पर वो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगी। समझ रहे हैं? उसी को हम कहते हैं तुल्यकालिक गति। तुल्य का मतलब क्या हो गया? समान, है ना? तुल्य का मतलब समान होता है। चलिए नेक्स्ट है, वह मोटर जिसके रोटर, ध्यान रखिएगा, जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के समान गति पर घूर्णन करते हैं, क्या कहलाती है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मोटर का स्टेटर है ना, स्टेटर है और उसका रोटर है, स्टेटर के घूमने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3000 आरपीएम पर घूम रही है ना, कितने आरपीएम पर? 3000 आरपीएम पर घूम रही है, और रोटर भी कितने आरपीएम पर घूम रही है? 3000 आरपीएम पर घूम रही है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में जो स्लिप का मान है, जो स्लिप का मान है वो कितना होगा? 0, है ना? स्लिप क्या होगी? 0। स्लिप क्या होगी? 0। तो इस मोटर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के बीच, मतलब सिंक्रोनस मोटर जो होती है, स्टेटर और रोटर दोनों का स्पीड एक बराबर होता है। जैसे स्टेटर का 3000 आरपीएम है तो रोटर का भी 3000 आरपीएम होना चाहिए, तभी आप इसको यूनिवर्सल मोटर कह सकते हैं। बाय द वे ऐसा ना हो करके कैसा हो जाता? अगर ऐसा ना हो करके रोटर की स्पीड हो जाती 2790 आरपीएम। कितना? 2790 आरपीएम अगर हो जाती तो इसको हम क्या कहते? फिर इसको हम प्रेरण मोटर का नाम दे देते, है ना? प्रेरण मोटर का नाम देते, और इसमें 2 से 5% का स्लिप होता है। आपने मोटर में पढ़ा होगा कि अगर स्टेटर और रोटर दोनों का आरपीएम बराबर हो जाए तो फिर टॉर्क 0 हो जाती है ना? टॉर्क जो होती है ये 0 हो जाती है। और टॉर्क क्या है? एक प्रकार का घुमाव बल, यानी कि घुमाव बल खत्म हो जाएगा, रोटर को घूमने के लिए कोई बल नहीं रहेगा, फिर मोटर रुक जाएगी। ऐसा इंडक्शन मोटर में होता है, ऐसा सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि स्टेटर का आरपीएम और रोटर का आरपीएम सेम होने पर भी यहाँ टॉर्क 0 क्यों नहीं हो रही है? टॉर्क इस मोटर में भी 0 हो रही है, बट हम इस पे रोटर पर अलग से एक्साइटेशन लगा दे रहे हैं, जिसके वजह से एक और टॉर्क डेवलप हो रहा है और दोनों टॉर्क आपस में लिंक हो जा रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो जा रहे हैं, और सिंक्रोनाइज हो करके ये सिंक्रोनस की गति पर दोस्तों ये ट्रैवल करने लगती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर। बताइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हो रहा है, अगर मोटर को आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों दिल का इमोजी भेजिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना? बाकी जो प्रेम, जो प्यार, जो व्यवहार हमारा आपके साथ है दोस्तों, वो वाकई में दिल से दिल तक का रिश्ता है। और जब हमारे क्लास को देख करके एक छात्र दिल का इमोजी भेजता है ना, तो वाकई में दिल दोस्तों खुशियों से भर जाता है ना? वो पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप जैसे छात्र हमसे पढ़ते हैं और फिर दिल का इमोजी भेजते हैं तो वाकई में लगता है कि हमारा और आपका रिश्ता दिल से दिल तक का है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, सेशन में बने रहिएगा। ये सवाल हो चुका है, सवाल नंबर 14 है, तुल्यकालिक गति होती है। तुल्यकालिक गति कैसी होती है? यह हमेशा स्थिर होती है। किस पर स्थिर होती है? लोड के अकॉर्डिंग। यानी कि लोड अगर घटती है, लोड अगर बढ़ती है, तो इसको लोड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोड जो होता है ना, वो रोटर पर जो टॉर्क डेवलप होता है उस पे वो फर्क डाल सकता है। यानी कि रोटर, मान लीजिए रोटर पर अगर आप ज़्यादा बल देंगे तो उसकी स्पीड घट जाएगी, रोटर पर कम बल डालेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? लेकिन तुल्यकालिक गति जो है ना, ये स्टेटर की गति है। ये किसकी गति है? ये स्टेटर की गति है, ना कि
रोटर की। तो जब रोटर पर आप लोड डालेंगे तो रोटर की गति पे प्रभाव पड़ेगा, ना कि स्टेटर की गति पे प्रभाव पड़ेगी। तो ये स्टेटर की गति के बारे में पूछ रही है, तो स्टेटर की गति जो होती है ये हमेशा स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसको हम स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं। ओके, सवाल 15, तुल्यकालिक गति कहलाती है ना। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, वन लाइनर सवाल हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी आते हैं, और सवाल ये ऐसे हैं जो आपको आपका नंबर बढ़ाने के काम आते हैं दोस्तों, है ना। कम समय में सॉल्व होने वाले ये सवाल हैं। तो तुल्यकालिक गति कहलाती है जिस गति पर रोटर घूमता है। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि तुल्यकालिक गति स्टेटर की गति है, ना कि रोटर की। जिस गति पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, यानी कि तुल्यकालिक गति जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की गति है, जो कि स्टेटर की है, जो कि स्टेटर की है, जिस गति पर मोटर घूमती है। मोटर का घूमना क्या कहलाता है? मोटर का घूमना यानी कि सॉफ्ट का घूमना, है ना, शाफ्ट का घूमना, यानी कि शाफ्ट का मतलब रोटर हो गया। तो मोटर की गति रोटर की गति, लेकिन तुल्यकालिक गति स्टेटर की गति। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यही होगा सही। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेसिक तरीके से हम चीजों को कवर कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से, है ना। आ जाइए, सवाल 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है। अब हम किस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं? सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सवाल सिंक्रोनस मोटर पे ही होगा, तो आंसर भी आपका क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। वैसे भी डीसी मोटर पे कभी ये सवाल खड़ा नहीं होता कि ये सेल्फ स्टार्ट है या नहीं है ना। तो ये सेल्फ स्टार्ट है। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, अगर नहीं होती तो हम उसको बनाते हैं, है ना। कंपाउंड मोटर, ये कंपाउंड मोटर भी डीसी में ही आती है, तो ये भी सेल्फ स्टार्ट होती है। तुल्यकालिक मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्ट होती है, बट जो सिंगल फेज वाली होती है ना, जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये क्या है? ये स्वचालित मोटर होती है ना। ये क्या होती है? ये स्वचालित होती है। 3 फेज वाली स्वचालित नहीं होती, 3 फेज वाली स्वचालित नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सर रीजन बताइए मुझे, क्यों नहीं होती है, मैं जानना चाहता हूं रीजन, है ना, क्यों नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीजन सुनिए। रीजन ये है कि अब देखिएगा, मैं आपके सामने एक एक पोल बना रहा हूं मोटर का, है ना, मोटर का एक एक पोल बना रहा हूं, आप इसको समझिएगा। देखिए, ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, है ना। देखिए, ये 2 पोल हो गया। ये हम मान लेते हैं कि ये रोटर का पोल है। किसका है? रोटर का पोल। और ये है स्टेटर का पोल, है ना, स्टेटर का पोल। अब हमने क्या किया है, इस रोटर पर हमने रोटर वाइंडिंग लपेटा है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया है, इस पर हमने रोटर पर रोटर वाइंडिंग लपेटा है, और स्टेटर पर हमने स्टेटर वाइंडिंग लपेटा है, इस प्रकार से, है ना। ये देखिए, ये है आपकी स्टेटर और ये है आपकी रोटर। रोटर पर हमने डीसी सप्लाई दिया है और स्टेटर पर हमने एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी? वो घूर्णित होगी, है ना, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र। और रोटर पर कैसी होगी? रोटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी वो स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये N और S पोल वाला होगा, और जो कि बदलता हुआ नहीं रहेगा, है ना। N जो पोल है वो N ही रहेगा, हम इसको क्या मान लेते हैं? N पोल। अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डीसी सप्लाई से बना हुआ है ना। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि N पोल है, तो अब स्टेटर का N पोल और रोटर का N पोल आपस में ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो रोटर यहां पर होगा ना, वो प्रतिकर्षित होके
इधर चला जाएगा, है ना, इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चली जाएगी, प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ सेकेंड में ही 0.02 सेकेंड में ये एन पोल क्या बन जाएगा, ये एन पोल दोस्तों अब क्या बन जाएगी, एस पोल बन जाएगी। फिर ये रोटर क्या करेगा, अब फिर N और S आपस में प्रतिकर्षित होंगे तो ये रोटर फिर से घूम करके यहां पर आने की कोशिश करेगी। जैसे ही यहां पर आएगी, ये AC सप्लाई होने के कारण ये तुरंत N पोल पे बदल जाएगी, फिर ये रोटर आगे चली जाएगी, है ना, इधर चली जाएगी। कभी कभी देखिए इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस प्रकार से ये वाइब्रेट होती रहेगी, है ना। ये कंफ्यूज हो जाएगी रोटर की मुझे जाना किधर है, और आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। रीजन यही है, रीजन यही है। 100 बात की एक बात मैंने आपको बता दिया, रीजन यही है। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके समझिएगा, वीडियो को स्किप आगे ना करके थोड़ा सा पीछे स्किप कर दीजिएगा, पीछे मतलब करके दोबारा देखिएगा। ऑनलाइन तैयारी करने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है मेरे भाई, है ना। जितनी बार चाहे आप क्लास को बैक करके, आगे बढ़ा करके, रोक करके, जैसा मर्जी वैसा करके आप क्लास को देख सकते हैं, है ना। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होती है। ठीक है, सवाल नंबर 18 है कि तुल्यकालिक मोटर की संरचना किस मोटर के समान होती है? केवल डीसी मोटर के समान? हाँ, डीसी मोटर के समान तो होती है। कैसे होती है, कैसे होती है डीसी मोटर के समान, है ना। डीसी मोटर के समान इस प्रकार होती है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है इसके रोटर पे भी रोटर वाइंडिंग लपेटी जाती है। वैसे ही डीसी मोटर में भी घुर्डक पर रोटर पर वाइंडिंग होते हैं। तो वाइंडिंग के मामले में तो सिमिलर हो गया ना, तो ये सही बात है, ये सही बात है। केवल प्रत्यावर्तक के समान होती है, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही बात है, प्रत्यावर्तक के समान होती है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी है ना, ये सही होगा। ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों सही है, डीसी और अल्टरनेटर के समान होती है। ठीक है भाई, चलिए सवाल है 19 नंबर का। तुल्यकालिक मोटर में स्थिर भाग को क्या कहा जाता है? स्थिर भाग, स्थिर का मतलब जो कांस्टेंट है, जो घूम नहीं रहा है ना, उसको हम स्टेटर कहते हैं। बड़ा आसान सा ही सवाल है। स्टेटर, रोटर तो हमेशा रोटेट करता है, इसलिए इसका नाम भी रोटर है। देखिए वहीं पर 20 नंबर का सवाल, तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। अब तो आप सीख लिए कि ये स्वचालित मोटर नहीं है, इसलिए सवाल आपसे अब क्या पूछने लग गया, इसको भी पता चल रहा है कि आपको पता क्या क्या चलता जा रहा है मोटर के बारे में, है ना। यानी कि आप मोटर के बारे में ये सीख लिए, ये जान गए कि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो अब सेल्फ स्टार्ट नहीं है का सवाल नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो आप कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाओगे, वही पूछ रहा है कि प्रारंभन के लिए यानी कि सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग आप करेंगे। तो दिष्ट धारा सोर्स का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पोनी मोटर जो होती है ये छोटी इंडक्शन मोटर ही होती है, यूज कर सकते हैं। डैम्पिंग वाइंडिंग को लगा करके आप मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों बातें सही हैं फिलहाल। कौन निम्नलिखित में से सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए कौन से दिष्ट प्रकार के सोर्स का प्रयोग किया जाता है? अभी सवाल क्या था कि दिष्ट धारा सोर्स का प्रयोग करके सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। अभी क्या पूछ रहा है कि वो जो दिष्ट धारा मोटर आप यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सी मोटर है, ये हमें बताइए। अब देखिएगा, हमने आपके लिए जो प्रश्नों का ओरिएंटेशन किया है ना, वो किस तरीके से किया है, यानी कि एक एक चीजें हम आपको सिखा के छोड़ेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। क्लियर है? तो वो आपकी डीसी कंपाउंड मोटर होती है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कौन सी? डीसी की कंपाउंड मोटर होती है, जो कि 110 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक की वोल्टेज सप्लाई देती है। किस मोटर की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा मोटर है जिसके स्पीड को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? डीसी शंट मोटर का तो कर सकते हैं ना मेरे भाई, है ना। कई तरीके से फ्लक्स को अदल बदल कर, फ्लक्स के मान को कम करके, है ना, आर्मेचर करंट के मान को घटा बढ़ा करके, वोल्टेज को घटा बढ़ा करके, यानी कई तरह की इसमें सिस्टम है ना, ये कर सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर, इंडक्शन मोटर में भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बदलकर, कैस्केड विधि द्वारा, पोल का परिवर्तन करके, है ना, सप्लाई वोल्टेज द्वारा। और ये जो आपका
हाँ 3-4 तरीके से हम कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर में तो कर सकते हैं, लेकिन तुल्यकालिक जो मोटर होती है ना, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर का भी कर सकते हैं, लेकिन डीसी सीरीज मोटर की एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हुआ चला जा रहा हूँ। डीसी सीरीज मोटर को आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, है ना, इसको आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। सिर्फ यही एक ऐसा मोटर है, डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है ना जिसको आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये बातें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इतना डिटेल अंदर वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? सवाल नंबर 23 तक पहुँच चुके हैं, है ना। सवाल 23 है कि किस मोटर के प्रारंभिक बलागुण 0 अथवा कम रहता है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है, कहते हैं ना, एक कहावत बहुत फेमस है कि समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। ये क्या आपको समझा रहा है, ये क्या समझा रहा है? प्रारंभिक बलागुण 0 का मतलब क्या हुआ कि ये स्वचालित नहीं है ना, ये स्वचालित नहीं है, यही आपसे बोल रहा है, अथवा कम है। अगर स्टार्टिंग टॉर्क कम रहेगा ना तो मोटर आपकी घूम ही नहीं पाएगी, तो वही बात हो गई, स्वचालित नहीं है ना। तो ये कौन सा है? तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर जो होती है ये स्वचालित नहीं होती है ना। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होती है, रीजन भी बता दिया कैसे नहीं होती है। तुल्यकालिक मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? सिंक्रोनस मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? इसमें 2 प्रकार के रोटर हैं, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल, है ना। और स्पीड के अकॉर्डिंग हम इसका चयन करते हैं। अगर कम स्पीड वाला चाहिए, है ना, अगर आपको कम गति वाला रोटर चाहिए तो आप सेलिएंट पोल को लीजिए। अगर आपको अधिक स्पीड वाली, है ना, अधिक गति वाली रोटर चाहिए तो आप सिलेंड्रिकल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है ना। इसमें उपरोक्त सभी वाला नहीं होगा, और ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि ए और बी दोनों हो, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, बट इतना कोई ना, आप समझ सकते हैं। आप वैसे भी इतने समझदार हैं, है ना, कि चीज़ों को समझ सकते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तुल्यकालिक मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजना वोल्टेज किस प्रकार की होती है ना। ये आपसे कभी नहीं बोलेगा कि स्टेटर में उत्तेजना किस प्रकार की होती है। सभी को पता है कि मोटर को चालू करने के लिए अगर एसी मोटर है तो उसको एसी सप्लाई देंगे, लेकिन डीसी को उस उत्तेजित करने के लिए आप किस प्रकार की वोल्टेज देते हैं, सवाल इस पे पूछा जाता है ना। तो रोटर को उत्तेजन करना है आपको, तो वोल्टेज किस प्रकार की होगी? आपको पता है डीसी होगी और डीसी कंपाउंड वाली होगी, लेकिन शुद्ध डीसी होगी या हाफ वेव डीसी होगी, कैसी होगी? तो ये प्योर डीसी होगी, जिस पे रिपल्स नहीं होंगे, जो पल्सेटिंग प्रकार का नहीं होगा, उसी प्रकार का डीसी आपको देना होगा, ठीक है मेरे भाई। सवाल 26 है कि तुल्यकालिक मोटर की गति किस फैक्टर पर निर्भर करती है? स्पीड किस पर निर्भर करती है? मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था अभी, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F बटा पोल, है ना, यही बोला था। तो अब देखिएगा 120 क्या है इसमें? 120 तो ये है कि जो R, Y और B, है ना, ये 3 वाइंडिंग है, ये तीनों 120 और 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री, R Y के साथ, Y B के साथ और B R के साथ 120 डिग्री पर ये व्यवस्थित है ना। तो वही है 120 डिग्री। फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 50 हर्ट्ज, और पोल हमेशा सम संख्या में होंगे, है ना, हमेशा किस में होंगे? सम संख्या में होगी। ये 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8। कई बार ऐसे भी सवाल पूछता है कि एक मोटर में कम से कम कितना पोल हो सकता है, तो आपको 2 बताना है, और अधिक से अधिक पूछे तो 8 बताना है। कितना? 8। तो ये पोल। अब आ जाइए अपने ऑप्शन पे। सप्लाई आवृत्ति पे बिल्कुल डिपेंड कर रही है, स्टेटर की ध्रुवों की संख्या पे बिल्कुल डिपेंड कर रही है, लेकिन स्टेटर के ध्रुव, ये पोल किसके हैं? ये पोल है स्टेटर के, है ना,
पोल रोटर पे भी बनता है, लेकिन रोटर के पोल पे डिपेंड नहीं, स्टेटर के पोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी फिलहाल दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनली करेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों एग्जाम में आंसर को सही करना है और फिर सिलेक्शन तक पहुंचना है आपको। तुल्यकालिक मोटर भार कोण का अर्थ क्या होता है? तुल्यकालिक मोटर में भार कोण, लोड एंगल आपने सुना होगा ना, लोड एंगल क्या होता है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। लोड एंगल क्या होता है देखिएगा, जो भार कोण होता है ना, ये जो भार कोण है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए? मोटर का जो आंतरिक कोण होता है, मोटर का जो आंतरिक कोण और भार कोण है ना, ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं इसी को कही जाती है लोड एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं? लोड एंगल। देखिए, स्टेटर तथा रोटर के समान ध्रुवों के मध्य कोण नहीं, समान ध्रुव के नहीं, समान ध्रुव के नहीं, ये स्टेटर तथा रोटर के विपरीत ध्रुवों के मध्य कोण है ना। किसके? विपरीत ध्रुवों के मध्य कोण जो होता है उसी को हम कहते हैं लोड एंगल। लोड एंगल का बेसिकली यही मतलब होता है। ओके, आगे देखिएगा। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में जो बैक ईएमएफ पैदा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो हमेशा एक्साइटेशन पे ही डिपेंड करती है ना। यानी कि रोटर वाइंडिंग पर अगर एक्साइटेशन को आप चेंज करेंगे तो उसके चेंज करते ही स्टेटर वाइंडिंग पे जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ है ना वो भी चेंज हो जाता है ना, वो भी चेंज हो जाता है। तो ये रोटर के एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचालित हो एवं उसमें नगण्य हानियां हो तब क्या होगी? एक सिंक्रोनस मोटर है, ये शून्य भार पर है ना, जीरो लोड पर अगर आप इसको प्रचालित करते हैं तो उस कंडीशन में हानियां भी कम होगी है ना, कॉपर लॉस कम होंगे। तो उस केस में क्या होगा? स्टेटर करंट शून्य होगी है ना, स्टेटर करंट शून्य होगी और इसको हम आई नोट करंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जो करंट चलती है आई नोट करंट कहते हैं। और इस आई नोट करंट के दो फैक्टर होते हैं, बेसिकली दो घटक होते हैं है ना। एक को हम आई स्मॉल आई से लिखते हैं और एक को लिखते हैं आई म्यू, ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको कहते हैं। और उसी मैग्नेटाइजिंग करंट के बदौलत जो आपका मोटर होता है उस मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है कि तुल्यकालिक मोटर में, सवाल 30 है कि तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणांक पर होती है, यानी कि आर्मेचर करंट किस पावर फैक्टर पर सबसे कम होगी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि लेवल एक्साइटेशन पर बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज है ना, जब बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक बराबर होते हैं उस समय जो आर्मेचर में जो करंट होती है वो निम्नतम होती है। कैसी होती है? वो निम्नतम होती है। इसको हम कहते हैं सामान्य एक्साइटेशन। इसको क्या कहते हैं? सामान्य उत्तेजन प्रणाली है ना। तो ये होती है हमारी सामान्य उत्तेजन का केस। और सामान्य उत्तेजन में आर्मेचर करंट जो होती है वो बहुत कम होती है। इस केस में टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ का मान इकाई बराबर होता है और पावर फैक्टर इस केस में इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, निम्न मान की होती है, जिससे कॉपर लॉस भी कम होते हैं है ना। अब आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं कि कहा जाता है कि इकाई पावर फैक्टर पर मोटर उच्च दक्षता पर काम करती है। कैसे? जब इकाई पावर फैक्टर पर आपकी मोटर चल रही थी उस समय आर्मेचर में आर्मेचर करंट का मान बहुत कम था। आर्मेचर में आर्मेचर करंट का मान कम होने का मतलब है कि आर्मेचर का कॉपर लॉस कम होना। आर्मेचर का कॉपर लॉस अगर कम होगा तो मोटर उच्च दक्षता पर काम करेगी, इसीलिए इकाई पावर फैक्टर पर पावर लॉस कम होता है और मोटर अपने
मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रही होती है ना। ये आप समझिएगा। सवाल है कि एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड और ओवर एक्साइटेशन पर प्रचालित है। अभी एक सवाल था कि आपका सिंक्रोनस मोटर नो लोड पर काम कर रही हो, उस समय पावर फैक्टर पूछा रहा था ना। अब पूछा जा रहा है कि शून्य लोड है और एक्साइटेशन भी सबसे ज़्यादा है, ओवर एक्साइटेशन है, और इस केस में मोटर चल रही है। तो इस अवस्था में मोटर जो है, ये मोटर किस प्रकार व्यवहार करेगी? तुल्यकालिक संधारित्र की तरह, प्रत्यावर्तक की तरह। अब प्रत्यावर्तक में तो ऐसा केस होता नहीं है, प्रेरण मोटर में भी नहीं होता है, डीसी जनरेटर में भी नहीं होता है ना, जिसको हम कहते हैं तुल्यकालिक संधारित्र। इसको हम कहते हैं कंडेसर, इसको हम कहते हैं कंडेसर भी कहते हैं इस समय, यानी कि ये पावर फैक्टर को सुधारती है ना। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो मोटर है ये सिंक्रोनस मोटर यांत्रिक ऊर्जा देती है हमें, है ना। यांत्रिक ऊर्जा प्लस ये शक्ति गुणक को भी सुधार सकती है ना। शक्ति गुणक सुधारक इसके रूप में भी ये काम करती है ना। तो शक्ति सुधारक, शक्ति गुणक सुधारक के रूप में काम करती है, और यांत्रिक ऊर्जा भी हमें आउटपुट में देती है, जिसको हम ब्रेक हार्स पावर कहते हैं। वहीं पर सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है, क्योंकि क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा इसका यूज इंडस्ट्रियल लाइन में की जाती है। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, आपको सिंक्रोनस मोटर ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना। और विशेष कार्यों के लिए होता है। क्या होता है कि यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे, यानी कि अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहे, तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलेगी। सही बात है। यह संपूर्ण प्रतिष्ठान का शक्ति गुणक सुधारती है। सही बात है। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति गुणक इकाई किया जा सकता है ना, ये भी सही बात है। यानी कि फाइनली ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही है, और इस जवाब से हम संतुष्ट हैं, है ना। ये सवाल का आंसर क्लियर हो गया। चलिए, है ना। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पहले अगर कम एक्साइटेशन है, फिर उसके बाद हम एक्साइटेशन का मान बढ़ा देते हैं, तो फिर पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर फैक्टर जो होती है ये इम्प्रूवमेंट होती है इसमें, है ना। पावर फैक्टर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। शक्ति गुणक अगर 0.6 है तो 0.7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी, इकाई तक जाती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट हो जाती है इस केस में। तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर करंट एक्साइटेशन के किस मान पर अधिक होती है? आर्मेचर करंट एक्साइटेशन के किस मान पर? तो ओवर एक्साइटेशन पे और अंडर एक्साइटेशन पे, दोनों पे होगा। मैंने आपको बताया ना, जब बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से कम हो तब पर भी, बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से अधिक हो तब पर भी, दोनों के केस में, है ना, दोनों के सिचुएशन में जो आर्मेचर में जो धारा बहेगी वो कैसी होगी? वो मैक्सिमम आर्मेचर करंट होगी, है ना। तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों, और बार बार रिवीजन करना है। आप चाहे तो खुद से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपसे बेटर और कोई नोट्स तैयार नहीं कर सकता, है ना। आपसे बेटर और कोई नोट्स बना ही नहीं सकता आपके लिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। एक कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक कैसा होता है? तो इसका लैगिंग होता है ना। शक्ति गुणांक पर हम बहुत सारे सवाल देखिए सॉल्व कर चुके। शक्ति गुणांक पर बहुत से सवाल हमारे जो है वो सॉल्व हो गए। 36 नंबर का सवाल, तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां कौन सी है? यानी कि अगर आप एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? आपको पता है आर्मेचर करंट भी इस पे डिपेंड करती है एक्साइटेशन पे, है ना। कम ज़्यादा करके आर्मेचर करंट को आप कम ज़्यादा करते हैं, और पावर फैक्टर भी इसमें सुधर जाती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी फिलहाल दोनों सही है। स्पीड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है हमारा, है ना। स्पीड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तुल्यकालिक मोटर स्वचालित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
मोटर में कला विभक्त करने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप कैपेसिटर डाल देते तो फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाता, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, ये कोई उचित कारण नहीं हुआ। मोटर को चलाने हेतु तो स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आप स्टार्टर तो प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप स्टार्टर प्रयोग करेंगे, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए नहीं। बलाघुर्ड की दिशा प्रत्येक आधे चक्र के बाद बदल जाती है, क्योंकि जो आपने स्टेटर वाइंडिंग को एसी सप्लाई दिया ना, उस एसी सप्लाई से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, उसमें जो एन पोल और एस पोल जो उत्पन्न हुआ है वो हर 0.02 सेकेंड में वो चेंज हो रहे हैं। बट जो रोटर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई आपने दिया है, उस डीसी सप्लाई का पोल चेंज नहीं हो रहा है ना। इसीलिए ये दोनों पोल आपस में दोस्तों सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिस कारण से मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि प्रत्येक हाफ चक्र के बाद चेंज हो जाती है इसकी डायरेक्शन, इसीलिए ऐसा है। स्लिप शून्य होती है, स्लिप तो शून्य होती है, लेकिन पहले चालू तो हो जाए, तुल्यकालिक मोटर की गति भार बढ़ने के साथ क्या होती है? तो भार बढ़ने के साथ ना इसकी गति तुल्यकालिक ही होती है, क्योंकि जिस स्पीड से स्टेटर घूमती है उसी स्पीड से रोटर भी घूमती है। अब आप कहेंगे सर स्टेटर को आपने कैसे घुमा दिया? स्टेटर तो स्थिर होती है। हाँ, स्टेटर स्थिर ही होती है, लेकिन उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना वो घूमती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्टेटर का घूर्णन, तुल्यकालिक गति, है ना। तुल्यकालिक गति स्टेटर की गति है और रोटर गति शाफ्ट की गति है, और दोनों एक बराबर घूमेंगे, है ना। दोनों अगर 3000 1 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं तो उस गति को हम क्या कहेंगे? तुल्यकालिक गति। इसलिए ये भार बढ़ने के साथ भी ये सदैव कांस्टेंट रहते हैं, सदैव स्थिर रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है ना। आ जाइए अब यहाँ सवाल नंबर 39 है कि उत्तेजन विरोधी विद्युत वाहक बल को सप्लाई वोल्टेज से सुमेलित कीजिएगा, है ना। अब देखिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बता रहा था ना, वो टर्मिनल नहीं, वो सप्लाई वोल्टेज होगा, है ना। ये सब सप्लाई वोल्टेज हैं, ये सप्लाई वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कम उत्तेजन पर क्या होता है? कम उत्तेजन पर क्या होता है? बैक ईएमएफ का मान कम होता है, तो आप इसको मिलाइए इसके साथ। अधिक उत्तेजन पर बैक ईएमएफ का मान अधिक होता है, तो इसके साथ मिलाइए। और क्रांतिक उत्तेजन पर क्या होता है? जिसको हम लेवल एक्साइटेशन कहते हैं, बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर होती है, यानी कि 1 का C, है ना, A का 3, A का 1, तो ये रहा 1 का A, 1 का C, ये रही 1 का C, और 2 का B, 2 का A ही है, 2 का B है, 3 का A है ना। कैसे हो गया? 1 का C, तो 1 का C हो गया ये, और 2 का A, तो 2 का A हो गया, और 3 का, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40, 11 सवाल और बचे हैं, इसको लेकर के 10 सवाल, इसको छोड़ के 10 सवाल। किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचालित किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा कि 230 वोल्ट है ना, या फिर हम इसको 450 वोल्ट मान लेते हैं, 3 फेज की है, और इसका 30% कितना होगा? ये निकालते हैं कितना होता है 30%, है ना। 1 0 से ये चली गई, 1 0 से ये चली गई, ये चली गई, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? 3 5 15, 4 3 12, 1 13, है ना। कितना हो गया? 135, 135। अब 450 में 135 आप माइनस कीजिए, कितना आता है? 5 1 और 2, 215 वोल्ट। अगर मान लीजिए 450 वोल्ट की जगह हम 215 वोल्ट, है ना, 215 वोल्ट पर अगर मोटर को चालू करते हैं, देखिए पंप को चालू किया जाता है, तो कुछ समय बाद क्या होना संभावित है? बिना खराब हुए कम गति पर मोटर चलती रहेगी? ऐसा तो होगा नहीं। देखिए मोटर तो खराब होगी ही होगी, है ना।
भले कम घूर्णन गति पर चलेगी लेकिन मोटर खराब होगी। तो बिना खराब हुए कम घूर्णन गति पर नहीं चलेगी, गर्म होगी। अगर वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा है तो भी गर्म होगी, वोल्टेज का मान बहुत कम है तो भी गर्म होगी। तो गर्म होकर खराब हो जाएगी, ये सही कह रहा है। कुछ समय बाद चालू होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर वोल्टेज का मान बहुत कम है तो ये चालू तो तुरंत ही हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होगी और हीट होने की वजह से ओवर हीटिंग के कारण ये मोटर जो है आपकी ये जल जाएगी। तो अगर वोल्टेज का मान 30% कम हो गया तो फिर आपकी मोटर जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और ये जल सकती है। फिर अगला जो सवाल है आपके लिए है 41 नंबर का कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो कैलकुलेशन, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे भी यूज करते हैं। कंप्रेसर में भी यूज होता है ना। कंप्रेसर क्या करता है, एयर के जो हवा होती है ना, हवा के आयतन को कम करता है और दबाव को बढ़ाता है, यानी कि कंप्रेस करता है। और पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, शक्ति गुणक को सुधारने के लिए। तो ये ऑप्शन जो डी है ये सही है, क्योंकि ये तीनों काम के लिए ये जाना जाता है और एकमात्र यही मोटर है जो ये तीनों काम अकेला करता है। फिर इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर होती है, ये आपसे रेट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि रेट में सस्ती होती है महंगी होती है। तो ये महंगी होती है, सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तुलना में काफ़ी महंगी होती है ना। और विशेष कार्यों के लिए इसको यूज भी किया जाता है, हर जगह इसको आप यूज में नहीं ले सकते हैं। चलिए, उसके साथ में सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए पोनी मोटर का प्रयोग किया जाता है। और पोनी मोटर की सही घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए किस मीटर का यूज करेंगे, यानी कि जो पोनी मोटर का जो शाफ्ट है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, उसका आरपीएम क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए आपको टैकोमीटर का यूज करना पड़ेगा। और टैकोमीटर जो है ये एनालॉग प्रकार का भी हो सकता है और ये डिजिटल प्रकार का भी हो सकता है ना। एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार का हो सकता है। अब मल्टीमीटर को हम एवीओ मीटर कहते हैं, है ना, एवीओ मीटर भी कहते हैं। बाकी स्पीडोमीटर जो होती है ये क्या मापती है, ये आरपीएम ही मापती है, लेकिन मोटर की आरपीएम नहीं मापती है। ये जो मोटरसाइकिल होती है वहाँ पर इसको यूज़ में लेते हैं और ये स्पीडोमीटर ही आप समझ सकते हैं कि आरपीएम ही मापती है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टैकोमीटर सबसे बेस्ट है आपके लिए, है ना। बाकी स्पीडोमीटर से भी आप स्पीड माप सकते हैं। फ़र्क इसमें यह है कि स्पीडोमीटर जो होती है ना ये किलोवाट हावर मीटर की तरह होती है, जो कि रीडिंग को 0 पर कभी नहीं लेकर के जाती। एक बार स्टार्ट हो गई तो वो उसमें रीडिंग को ऐड करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। सवाल है 44 नंबर का कि सामान्य तुल्यकालिक मोटर के रोटर पोल्स को डीसी प्रदान करने के लिए मोटर की शाफ्ट से एक छोटा डीसी शंट जनित्र जोड़ा जाता है जिसकी वोल्टेज रेटिंग कितना होता है। वोल्टेज रेटिंग इसकी होती है 110 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक, यानी कि सिंगल फेज की जो वोल्टेज होती है उतना वोल्टेज हम इसको देते हैं, है ना। इतना वोल्टेज ये डीसी शंट वोल्टेज जो है जनरेटर जो है ये इतना वोल्टेज जनरेट करती है। अगला सवाल जो है कि तुल्यकालिक मोटर में निम्नलिखित में से कौन सी अप्रत्यक्ष हानि होती है। अप्रत्यक्ष हानि कौन सी है। ऑप्शन ए है कि मोटर को चालू करने के लिए एसी व डीसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, एसी और डीसी दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा भी एक नहीं है तो मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, तो ये तो जरूरत है। मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 0 होता है। स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है इसलिए हम डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर है मोटर की घूर्णन गति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, बिल्कुल, इसलिए इस मोटर को हम स्थिर गति वाली मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये फाइनली आपका सही है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया। सवाल है कि तुल्यकालिक मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी विशेषता एक ही विशेषता है कि ये सिंक्रोनस गति पर चलती है और किसी भी लोड पर अपने स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं करती। ये नियत गति कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली मोटर है, तो ये नियत घूर्णन गति पर चलती है ये सदैव। इसके स्टेटर और रोटर के बीच में जो स्लिप होती है ये कभी भी आपको घटता बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, स्लिप हमेशा 0 रहेगी। एक तुल्यकालिक जनित्र में लघुपतित अनुपात और तुल्यकालिक प्रतिघात के मध्य का संबंध होता है। यह सवाल यूपीपीसीएल में पूछा गया था, जो पिछले बार एग्जाम हुआ है यूपीपीसीएल में। अब तो यूपीपीसीएल, यूपी आर्मिनल यानी कि यूपी में जितने भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है जहां से आईटीआई के लिए वैकेंसी आती थी, उसको अब प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर के वहाँ की जो यूपी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, है ना, और जम करके विरोध भी चल रहा है उनका। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या होता है। तो सवाल की ओर आइए कि सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट रेशियो और सिंक्रोनस इम्पीडेंस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? तो उनके बीच में रिलेशनशिप ये है कि शॉर्ट सर्किट रेशियो बराबर 1/इम्पीडेंस, है ना। ये इम्पीडेंस, ये XD क्या है? सिंक्रोनस इम्पीडेंस, है ना, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। 3 फेज तुल्यकालिक जनित्र द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अधूरा है, इस पे यहाँ पर एंगल होगा, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से ये सब एंगल है, तो एंगल ध्यान रखिएगा। और ये अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा होगा तो मैं इसको बना देता हूँ, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 200 एंगल 0 डिग्री और ER, फिर यहाँ पे -120 डिग्री, ये रही इसकी डायरेक्शन, -120 डिग्री, ये रही इसकी डायरेक्शन, और फिर माइनस में 120 डिग्री, और यहाँ है 200 एंगल 120 डिग्री, ये है EB और ये है EY। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ अगर ये ना भी दिया होता तो भी हम इसका आंसर ले आते। ये क्या बोल रहा है? ER जो है यहाँ पर 0 डिग्री पर है ना, तो 0 डिग्री पर आप एक इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये ER 0 डिग्री पर। फिर बोल रहा है कि -120 डिग्री पर Y है, तो -120 डिग्री कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, है ना। -120 डिग्री कहाँ पे आएगी? यहाँ पे -120 डिग्री, ये EY। फिर बोल रहा है कि प्लस में 120 डिग्री, तो प्लस 120 डिग्री आपकी यहाँ जाएगी, ये रही प्लस में 120 डिग्री, और ये क्या है? EB, ठीक है ना। ER EY EB, ER EY EB इस प्रकार से आपका चल रहा है। RYB क्या हो जाएगा? RYB, है ना। तो RBY ऑप्शन ए है, B है BYR, C है RYB, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। जो आपका जनरेटर है वो RYB के ही सीक्वेंस में पावर जनरेट करती है ना। अगर सीक्वेंस, जब आप टर्मिनल को चेंज करने की बात करते हैं ना, मोटर के स्पीड, घूर्णन गति को परिवर्तित करने के लिए, घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए, तो आप इसी RYB को BYR बना देते हैं, RBY बना देते हैं, तो फेज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। जो 120 डिग्री का अंतर है ना, ये 120 डिग्री से अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो मोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है, जिससे मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है ना। ये बात है। सवाल है 49 नंबर की, एक सिंक्रोनस मोटर में 5th हार्मोनिक्स वोल्टेज को समाप्त करने के लिए वाइंडिंग में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना आवश्यक है? फुल पिच वाइंडिंग का मान कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। इसको हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा बराबर होता है 180 डिग्री बटा हार्मोनिक्स, है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। अब 5th हार्मोनिक्स को हम कर रहे हैं तो कितना होगा? 5 तिहाई 15, 30 हो गया, 5 6 का 30, 36 डिग्री,
है ना, कितना हो गया 36 डिग्री। अब समझिए शॉर्ट पिच जो है, शॉर्ट पिच एक फुल पिच होता है, एक शॉर्ट पिच। फुल पिच में वाइंडिंग 180 डिग्री जो है होता है, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का पूछा है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कितना होगा 36 डिग्री हो जाएगी। हार्मोनिक्स क्या है समझिएगा, जो हम एसी सप्लाई देते हैं, है ना, कोई मोटर हो गया, उस मोटर को जब एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई का जो वेव लेंथ होता, जो वेव फॉर्म होता है वो कैसा होता है, प्योर साइन वेव, है ना, कैसा होता है, प्योर साइन वेव। लेकिन अगर ये प्योर साइन ना हो करके इस प्रकार से होगी, है ना, इस प्रकार से होगी, तो ये प्योर साइन हमारा नहीं हुआ, इसमें क्या है, रिपल है ना, रिपल्स हैं। इन्हीं रिपल्स की वजह से मोटर में हार्मोनिक्स पैदा हो जाती हैं और मोटर बहुत आवाज़ भी करने लगती है, ठीक है ना। तो इसको हमें समाप्त करना होता है, ये होती है बेसिकली हार्मोनिक्स। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री विद्युतीय डिग्री में, ठीक है। आइए आज के मैराथन सेशन का लास्ट हमारा सवाल है 50 नंबर सवाल, कि परमानेंट मैग्नेट के प्रयोग द्वारा सिंक्रोनस मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र किस पदार्थ द्वारा निर्मित किया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट का जब आप प्रयोग करते हैं ना सिंक्रोनस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, तो आप हाई कार्बन स्टील का भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। कोबाल्ट या फेराइट द्वारा भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कहने का बेसिकली ये मतलब है हमारा कि हमें एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है, स्थायी चुंबक बनाना है ना। उसके लिए नियोडियम, बोरॉन, लौह, इन सभी मटेरियल के द्वारा हम परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं। तो फिर ऑप्शन हमारा सभी होगा, है ना, ऑप्शन जो है ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हमारा मैराथन सेशन का सवाल खत्म हो चुका। अगला देखिएगा, जो हम अगला हमारा मैराथन होगा वो मैराथन हमारा चलेगा, देखिए यहाँ पर अल्टरनेटर का, किसका, अल्टरनेटर का, है ना। अल्टरनेटर के सवाल भी यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए 31 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और भी सवाल हम इसमें ऐड करेंगे। और अगले दिन हम नेक्स्ट जो हमारा मैराथन चलेगा अल्टरनेटर मैराथन, यहाँ देखिए अल्टरनेटर का मैराथन चलेगा, और अल्टरनेटर के मैराथन में भी हम इसी प्रकार के सॉल्व को, प्रश्नों का सॉल्व जो है वो कराएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए अब इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। ये रही हमारी टेलीग्राम, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बारी है दोस्तों फीडबैक देने का, कि जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट दिया, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, वो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट बताने का हमारा तरीका कैसा लगा, ये फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ज़रूर दीजिएगा, और दूसरे विद्यार्थियों तक इस सेशन को साझा भी करिएगा, है ना। बाकी फिर से हम एक नए मैराथन के साथ उपस्थित होंगे, आप सभी के सामने आएंगे। उस मैराथन सेशन का नाम होगा हमारा अल्टरनेटर, क्लियर। टोटल 17 मैराथन हम ले रहे हैं, तो 17 में से 14 कंप्लीट हो गए आज, है ना। 3 मैराथन और बचे हैं, और तीनों मैराथन को भी आप देख लीजिए। फिर जो भी आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए ये मैराथन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।